18वां प्रश्न आज का 18th क्वेश्चंस, क्या किसी को ओमिक्रॉन और डेल्टा संक्रमण एक साथ हो सकता है? क्या दोनों वेरिएंट एक साथ किसी को संक्रमित कर सकते हैं? डॉक्टर दीपक आचार्य। लॉजिकली नहीं, क्योंकि कोई भी एक आता है। डेल्टा इस समय चूंकि अब खत्म होते जा रहा है, जो भी इन्फेक्शंस होंगे मेजरली अब ओमिक्रॉन के होने वाले हैं। एक साथ दो वेरिएंट्स वाली बात कभी नहीं आएगी, वो सिर्फ एक ही वेरिएंट होगा, या तो डेल्टा होगा या तो ओमिक्रॉन होगा। लेकिन अब डोमिनेंस इस समय ओमिक्रॉन का है और लोड वायरस का ओमिक्रॉन का है, तो ओमिक्रॉन ही होगा। ओमिक्रॉन को लेकर अभी ज्यादा संभावना जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, आज का 19वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है? 19, तो वैक्सीन के बाद भी ओमिक्रॉन से मौतें हो रही हैं, बचाव क्या है? वैक्सीन तो दी जा रही है फिर भी मौतें। डॉक्टर राजू व्यास, क्या कहेंगे आप? सर, बचने के तो अभी भी वही दो अपने संभावित तरीके हैं। एक है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दोनों डोज वैक्सीन का लेना। इन दोनों को अगर हम अभी आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ओमिक्रॉन से भी हमारी घर को, हमारे परिवार को और हमारे देश के लोगों को बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने 25 सवालों की लिस्ट में 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की तरफ। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राजेश उसका जवाब दें, हम लौटेंगे उनके पास। लेकिन पहले सवाल आपको बताएं, क्या ओमिक्रॉन से भारत में ब्रिटेन अमेरिका जैसे हालात होंगे? डॉक्टर राजेश चावला, क्या जो हम अमेरिका ब्रिटेन में देख रहे हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, लोग मास्क नहीं डालेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे, वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो बहुत तेज़ी से वैसे हालात हो सकते हैं। बट अभी तक जिस तरह से अभी स्लोनेस है, हालांकि ज़्यादातर पेशेंट जो हिंदुस्तान में आए हैं वो ये कहते हैं, ज़्यादातर यूएई या इन कंट्रीज से जो आए हैं वो लोग पॉजिटिव हैं और 80% अभी भी एसिम्प्टोमेटिक हैं। बट ब्रिटेन जैसे हालात होंगे कि नहीं होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा, और मुझे लगता है कि शायद उतना खराब ना हो। इसी पे मैं डॉक्टर मोहसिन से भी ये सवाल कर लूं कि हमने पहले भी देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में कोरोना पहले ज्यादा फैला और फिर भारत में उसकी एंट्री होती है। क्या ओमिक्रॉन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है या फिर हमारे पास अभी समय है? देखिए, समय तो है, लेकिन हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और इसी में हमारी भलाई है। और सबसे ज्यादा टीके पे जोर देना है। ओमिक्रॉन का जो केस का जो घनत्व है वो अभी इंडिया में बढ़ सकता है जैसे जैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे। एक कल ऐलान जो केजरीवाल साहब ने किया है दिल्ली में कि हम टेस्ट सबका करेंगे, हो सकता है उसमें बहुत डिफरेंट पैटर्न निकल के सामने आए कि कितने लोगों को, कितने टोटल वायरस के इन्फेक्टेड लोगों को ओमिक्रॉन आ रहा है। उसके हिसाब से हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वार्ड्स को सेफ और सिक्योर रखना पड़ेगा ओमिक्रॉन पेशेंट्स के लिए। और ऑलरेडी 4 हॉस्पिटल्स दिल्ली में जैसे आइडेंटिफाई किए गए हैं और इस स्टेट्स में भी ऐसा हुआ होगा, तो हमको अभी सतर्क रहना। 2 वेरिएंट से भारत के अपने युद्ध का एक अनुभव भी है, तो शायद उससे भी मदद मिले इस बार इसको टैकल करने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 21वां सवाल, हम 21वें सवाल तक पहुंच चुके हैं। तो 21वां सवाल क्या है, जल्दी से आपको बताएं। क्या वैक्सीन को अपडेट करके ओमिक्रॉन का खतरा कम होगा? डॉक्टर नीलम, वैक्सीन को अपडेट किया जाए तो खतरा कम हो जाएगा? जो मॉडर्ना के सीईओ है, ऑलमोस्ट विद इन अ वीक जब ये वैक्सीन साउथ अफ्रीका में निकली थी, उनका इंटरव्यू सुना था, दे टीम इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग अ न्यू वैक्सीन बेस्ड ऑन दैट ओमिक्रॉन के हिसाब से। वो सीईओ ने तब बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर एंड या जनवरी तक शायद वो एक न्यू इसको डील करने की निकाल पाए। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मॉडर्ना के सीईओ ने बोला, इस पर काम चल रहा है एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। इस पे हम दीपक आचार्य से भी ले लेते हैं जवाब। वायरोलॉजिस्ट हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि अगर वैक्सीन को हम अपडेट करें तो क्या ओमिक्रॉन से लड़ने में काफी मदद मिल सकती है? किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए आपको, यदि वो बार बार यदि म्यूटेट हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा था, हर बार आपको वैक्सीन को अपग्रेड करनी पड़ेगी। जैसा नॉर्मल फ्लू के शॉट्स होते हैं यूएस में, मैं हमेशा कहता हूं हर साल उन लोगों को, यूएस सिटीजन्स को हर साल शॉट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर साल उनका वैक्सीन जो है वो अपग्रेड होता है। बात आ रही थी कि जरा उसको भी समझाइए कि जो भारत में वैक्सीन बने हैं वो टोटल वायरस के बिहेवियर को देखते हुए बने हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन स्पाइक्स के बेस पे बनाएंगे तो जल्दी जल्दी अपडेट करना पड़ेगा। जरा इस तकनीकी शब्द को समझाइए कि क्या इसके कहने का अर्थ है। देखिए,
जब वैक्सीन बनता है तो जितने वायरसेस आइडेंटिफाई हुए जीन सीक्वेंसिंग के दौरान या उस प्रोसेस के दौरान, उनके बेसिस पर उनको टारगेट रखकर, उनको ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई जाती हैं। वायरस हर समय चेंज होते जा रहा है, म्यूटेट होते जा रहा है। अब जो नए वायरस आते जाएंगे, नए जो म्यूटेट होते जाएंगे, म्यूटेशंस आते जाएंगे, आपके पिछले जो डेटा था आपका, जिससे आपने रिकॉर्ड वैक्सीन बनाया था, वो शायद उस पर कारगर नहीं होगा। इसलिए आपको हर बार जीन सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जीन सीक्वेंसिंग होने के बाद में उसकी लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे और उसके हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। अपडेट होंगी जैसे जैसे वायरस अपना रूप बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले सवाल की तरफ, 22वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हम उस सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 22वां सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चूंकि 21 सवाल आपसे पूछ चुके हैं, तो वो सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन, जो हमने पूछा था कि क्या ओमिक्रॉन को लेकर, अगला सवाल जो है कि क्या ओमिक्रॉन को लेकर जो भारत की तैयारी है वो पर्याप्त है या फिर हमें और भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए 22वां सवाल आ गया, ओमिक्रॉन पर बूस्टर डोज असर क्यों नहीं कर रहा है, जो बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। विदेशों की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश, विदेशों में हम देख रहे हैं बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, फिर भी ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो वैक्सीन है वो इस म्यूटेंट के खिलाफ नहीं है, फिर भी ये प्रोटेक्शन करता है उसके खिलाफ। तो अगर इस वायरस की पर्टिकुलरली जो म्यूटेंट वायरस है ओमाइक्रॉन, इसको भी इंक्लूड करके जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसका ज़्यादा असर होगा। तो इसीलिए केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी वैक्सीन इंक्लूड होता तो इतने केसेस ना होते। तो ये एक रीज़न है प्रॉब्ली के इफेक्ट है, शायद इसीलिए माइल्ड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। बट इसकी जो इन्फेक्शियसनेस है, स्प्रेड करने की क्षमता बहुत तेजी है, इसीलिए सारा संसार इससे बहुत चिंतित है। तो अगर बहुत नंबर होते हैं, अगर बहुत थोड़े लोग भी सिक होते हैं तो उनका नंबर भी बहुत लार्ज हो जाता है। अगर 15 में से 5% होते हैं तो 5 मतलब बहुत, और अगर 500 में से 5% होते हैं तो उनका नंबर लार्ज होता है। तो अगर थोड़े भी सिक होते हैं और अगर नंबर लार्ज होगा तो उनका तादाद बहुत होगा। हमारी जो तैयारी है, देखो एक बारी हम इसको फेस कर चुके हैं, सिस्टम मेट्रो सिटीज में, बाकी जगह, और कमियां क्या है वो सब वो जानते हैं। बिल्कुल, वो चीजें हमने देखी हैं और बहुत तक करेक्ट भी किया है, लोग थोड़े सेंसिटाइज भी हैं। डॉक्टर राजू, इसी पर मैं भी आपसे चाहूंगा कि बूस्टर डोज लगाए गए हैं बाहर, यूएस में भी और दूसरे देशों में भी, फिर भी ओमिक्रॉन फैला है, इसकी वजह क्या मानते हैं? जी, ऐसा है कि जहां तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका के जो डेटा देखे गए हैं उसमें ये देखा गया है कि ज्यादातर वो लोग थे जिनको कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ, जिनको कि या तो एक डोज भी वैक्सीन नहीं लगी या जिनको सिंगल डोज वैक्सीन लगी। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको डबल डोज वैक्सीन भी लगी थी। जिनको डबल डोज वैक्सीन और बूस्टर डोज लगी उनके अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। इसका कहने का मतलब है कि तीनों डोजेज जो है, जिनको भी बूस्टर डोज भी लगी है, उनके अंदर यह वैक्सीन जो है काफी इफेक्टिव वे में उनकी जान जाने की प्रवृत्ति से प्रिवेंट करता है, जान नहीं जाती इसके कारण से। जी, यानी कि संक्रमण होगा लेकिन उसकी सिवियरिटी शायद कम हो अगर बूस्टर लगाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब अपने 23वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हम धीरे धीरे अपने सवालों की फहरिस्त के अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं। 23वां सवाल, ओमिक्रॉन शरीर पर सबसे ज्यादा कहां असर डालता है, शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ओमिक्रॉन? डॉक्टर मोहसिन। सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जैसे हेडेक होता है, और सबसे ज्यादा ये जनरल इफेक्ट डालता है, जैसे कि थकान इसका बहुत ज्यादा मेजर लक्षण करके सामने आया है। और जैसे मैंने अभी बताया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के वहां तक के हिस्से को प्रभावित ज्यादा करता है, जिसको हम ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये जो श्वास नली है, जिसको हिंदी में हम श्वास नली कहते हैं, उसको अधिक प्रभावित कर रहा है, और भी ऑर्गन्स को ये कर सकता है। और दूसरी बात जो सामने आई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में टेस्ट का लॉस और सूंघने की शक्ति का लॉस नहीं देखा गया है। तो समहाउ ये लंग्स को छोड़ रहा है, वो जो बड़ा इसके लिए बड़ी मेहरबानी कर रहा है हमारे ऊपर, जो लंग्स को अभी ये प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन या डायबिटिक लोगों में इसका खतरा बना हुआ है। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम एक लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ तक ओमाइक्रॉन जाएगा और इसके बाद नहीं जाएगा। इट कैन गो टू द सिस्टम, इन्वॉल्व एनी बॉडीज, एनी ऑर्गन। सो ये ऐसे जैसे केसेस आ रहे हैं तो देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेश की भी ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर राजेश, पिछली बार हमने देखा कि डेल्टा प्लस में, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड बीमारी वाले हों, शुगर की डिजीज हो, या फिर एक दो और लंग से के इन्फेक्शन वाले बीमारी से पहले से जो जूझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हुए। ओमिक्रॉन को लेकर कैसे मरीजों को सावधान करना चाहेंगे?
देखो, कोई भी इन्फेक्शन जो है, अगर किसी को कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, मेलिग्नेंसी, इम्यून डेफिशिएंसीज, या इनको कीमोथेरेपी मिली है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, ये सब व्यक्ति इन्फेक्शन को एक आम व्यक्ति जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है उससे ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो वो खतरा इनमें आम व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको ज़्यादा सावधानी बरतने की, सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा, यही सावधानी हमें रखनी होगी। अगले सवाल की तरफ चलिए, अगले सवाल की तरफ, यानी कि 24वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे अब सिर्फ 2 प्रश्न रह गए हैं। 24वां प्रश्न क्या है? क्या मास्क से ओमिक्रॉन को रोका जा सकता है? मास्क पहनना हम बता रहे हैं जरूरी है, कितना इफेक्टिव होगा? डॉक्टर नीलम, मास्क अप यानी कि आप सेफ हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ राइट नाउ, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं वैक्सीन, ये वो, प्रोटेक्शन एंड ऑल, सो प्रिवेंशन इज बेटर। मास्क डेफिनेटली इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि अगर हम N95 मास्क इस्तेमाल करें, जो अब इंडिया में काफ़ी कम कॉस्ट के हो चुके हैं, या आपका थिक मोटे कपड़े का, लेकिन पहनने का तरीका सही हो कि आपका नाक और मुंह दोनों कवर्ड हो, ये नहीं कि वो गर्दन में अटका हो या नाक के नीचे हो, जो अधिकतर लोगों में देखा जा रहा है, अभी भी वो समझ नहीं पाए। तो आई थिंक मैं यही कहूँगी कि मास्क इज वेरी गुड वे ऑफ प्रोटेक्शन। जी डॉक्टर दीपक, लेकिन मास्क के यूजेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। कैसा मास्क यूज करें? बहुत ज्यादा मास्क पहनने वाले भी परेशान हुए हैं। जो एक यूज एंड थ्रो वाला मास्क, एक सिंपल सा मास्क आता है, या फिर जो कपड़े के मास्क बनते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क तो जरूरी है, लेकिन कैसे और किस तरह से जरूरी है? कैसा मास्क होना चाहिए? देखिए, अभी मैम ने भी बताया, N95 मास्क जो है बहुत अप्रोप्रिएट है। पहनने का सबसे जो ज़्यादा तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो नाक है और जो मुंह है वो पूरी तरह से ढका हो, पूरी तरह से गैप हो, ऊपर जो क्लिप होती है वो दबी हुई हो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं, यदि आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो बाहर ना जा पाएँ, आप अपने आप को रोक पाएँ। और कचरों पे या कहीं पर भी डंप करना है मास्क को, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी सिविक सेंस आनी पड़ेगी आपको। उठा के कहीं भी चल दिए, फेंक दिए आपने मास्क को, वो कभी गलती नहीं करनी है आपको। बहुत समझदारी से उनका यूज़ करना है और बार बार कोशिश करनी है कि आपको एक ही मास्क को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल में ना लाएं, मास्क को बदलते रहें। N95 मास्क सबसे बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है, उसका इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगले सवाल, यानी अंतिम सवाल, 25वां सवाल आज के कार्यक्रम का, वहां हम पहुंच चुके हैं। क्या ओमिक्रॉन की वजह से हार्ट अटैक आता है? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ओमिक्रॉन क्या आपको हार्ट अटैक दे सकता है? डॉक्टर राजू व्यास, जो कि हार्ट एक्सपर्ट है फोर्टिस से, आप बताइए इसका जवाब। जहां तक सवाल है कि अभी तक तो बहुत अर्ली स्टेज है इंडिया में, अभी इस तरह की कोई इंसिडेंस हम लोगों को देखना नहीं पड़ा है, परंतु हाँ, होने की संभावना रहती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि इसका आने वाले 4 से 6 हफ्तों में हम किस प्रकार से इसका आगे डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट देखते हैं। क्योंकि अभी तो जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया कि सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहता है, और उसके बाद में सिस्टमिक इसका इन्फेस्टेशन या सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इसके कारण नहीं होता, इसलिए हार्ट पे बुरा असर होने की संभावना नहीं रहती है नॉर्मल इंसान को। परंतु जो लोग जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स के इश्यूज हैं, उन लोगों में यह आगे चल के तकलीफ दे सकता है अगर किसी को ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो तो। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन एक सवाल जो मैं अपनी तरफ से डॉक्टर दीपक आचार्य से पूछना चाहूंगा। 25 सवाल थे, वो हमने पूछ लिए जो हर व्यक्ति के जरूरी है। दीपक जी, जल्दी से अगर आप बता पाएं, क्या एनवायरमेंट, क्लाइमेट या फिर ज्योग्राफिकल जो एरिया है, उसका कहीं कोई वायरस पे असर है या वायरस अलग अलग बिहेव कर रहा है?
डेफिनेटली अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, किस तरह की पॉपुलेशन में किस तरह की इम्यूनिटी बनी हुई है, कितने ज़्यादा कई कंट्रीज़ हैं आज हम देखें, बहुत सारे डेवलपिंग और अंडर जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 10% भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 40% वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो जहाँ पर जितना कम वैक्सीनेशन होगा वहाँ पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने आएगा। हम जितनी तेज़ी से बढ़े हैं, जितनी तेज़ी से हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, डेफिनेटली हम एक ऐसे सेफ जोन में दिखते हैं। बस इतना है कि लोग जो हैं वो थोड़ी अपनी समझ बिल्कुल हमें अपनी समझदारी दिखानी होगी। इस वायरस से किसी एक को नहीं लड़ना है, पूरे देश को लड़ना है और पूरे देश को इस बात को समझना होगा। यही बात समझाने के लिए आज हमने 25 सवालों की फहरिस्त रखी दर्शकों के सामने और अपने पूरे पैनल से डॉक्टर्स जो कि एक्सपर्ट हैं अलग अलग मामलों के, उनसे हमने जवाब हासिल करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि TV9 भारतवर्ष के द्वारा ये जो पहल है ये हम सबके काम आएगी और हम सब कोरोना से लड़ने के लिए कुछ न कुछ इससे सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, ताकि ओमिक्रॉन से बेहतर तरीके से पूरा देश डील कर सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।